गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम अपने नेटवर्क थ्योरम के तीसरे थ्योरम के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम में ये बताया गया है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी नेटवर्क में, किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे बहने वाली करंट को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि दो या दो से अधिक सोर्स, मतलब अभी तक हम जो लास्ट के दो थ्योरम देखे हैं, थ्योरम्स थ्योरम या नॉर्टन्स थ्योरम, उसमें मिनिमम एक सोर्स होता था, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम में मिनिमम दो सोर्स होंगे। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि किसी भी एक्टिव लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में दो या दो से अधिक एक्टिव सोर्सेस लगे हैं, तो किसी भी ब्रांच पे, किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे बहने वाली धारा प्रत्येक सोर्स, मतलब वन बाय वन हम सोर्स लगा के उस ब्रांच पे बहने वाली धारा को कैलकुलेट करते हैं और एक उसका इक्विवेलेंट मान हम प्राप्त करते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मिनिमम दो सोर्स होंगे। मिनिमम दो सोर्स में आपका दोनों वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, दोनों करंट सोर्स हो सकते हैं, या दोनों वोल्टेज करंट के मिक्स फॉर्म में हो सकते हैं। तो मैं आपको जो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को प्रूव करके बताऊंगा 3 स्टेप्स में, और उसके बेस पर मैं आपको न्यूमेरिक फॉर्म में उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। तो आप देखिए किस प्रकार का सुपरपोजिशन थ्योरम किसी भी सर्किट को सिंपलीफाई करने में उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में इक्विवेलेंट करंट का मान फाइंड आउट करते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पर मिनिमम दो सोर्स होने चाहिए। मैं यहाँ पे मिनिमम दो सोर्स लगा एक सिंपल सर्किट के द्वारा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर ये मैंने एक सर्किट कंसीडर कर लिया, इधर ये आपका VB, ये R1, ये R2 और ये R3। ये एक सर्किट है। इस सर्किट को मैं सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा सॉल्व करूंगा। अब चूंकि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है और मैंने कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या ब्रांच सेलेक्ट नहीं किया है जिस पे करंट निकालना है, मैं न्यूमेरिकल जब बनाऊंगा तो आपको स्पेसिफाई बताऊंगा कि मुझे इस ब्रांच पे या इस रेजिस्टेंस पे करंट फाइंड आउट करना है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी मैं इन तीनों रेजिस्टेंस पे किस प्रकार इन दो सोर्स के माध्यम से इक्विवेलेंट करंट का मान निकलेगा वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो स्टेप 1, कंसीडर द वोल्टेज सोर्स VA and remove the voltage source VB by short circuit। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ जो पहले स्टेप हम क्या करते हैं कि VA वोल्टेज को कंसीडर कर रहे हैं और VB वोल्टेज को हटा रहे हैं। मतलब एट ए टाइम हम एक सोर्स को लेंगे और दूसरे सोर्स को उसके नेचर के हिसाब से हटाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि यदि वोल्टेज सोर्स है तो
ये इस प्रकार से है, क्योंकि हमें करंट निकालना है। यदि आप ओपन कर दोगे तो वो करंट नहीं है। तो अभी हमारा क्या होगा, VA हो गया R1 हो गया R2, ये हो गया R3 और ये R4। यहाँ भी हम करंट और करंट डिवाइडर का उपयोग करेंगे अपने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या पर्टिकुलर ब्रांच पे करंट मेजर करने के लिए, क्योंकि जहां भी आपको करंट मेजरमेंट करना है वहां पे आपको करंट डिवाइडर का उपयोग करना पड़ेगा। तो अब जब आपने पहला स्टेप कर लिया, कंसीडर हमने VA वोल्टेज सोर्स को किया और सोर्स VB को रिमूव किया बाय शॉर्ट सर्किट। तो जब आपकी ये सोर्स लगे तो सोर्स के कारण करंट बहेगा, R1 में जो करंट बह रहा है उसको मैंने I1 डैश माना, R2 में जो करंट बह रहा है उसको मैंने I2 डैश माना और I3 में जो करंट बह रहा है उसको मैंने I3 डैश माना। मैंने हर रेजिस्टेंस में बहने वाले करंट को एक नाम दे दिया है। R1 में बहने वाला करंट I1 डैश, R2 में बहने वाला करंट I2 डैश और R3 में बहने वाला करंट I3 डैश। सबका डायरेक्शन इस तरफ क्यों, क्योंकि सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। जहां सोर्स है करंट हमेशा सोर्स से लोड की तरफ जाता है। ठीक, तो सबसे पहले मुझे I1 करंट फाइंड आउट करना है। I1 करंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने नॉर्टन्स में करंट को फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर I1 करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू। तो टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू R टोटल निकालने के लिए हम इधर से कैलकुलेशन देखेंगे, इधर से मेजर करेंगे। तो आपका क्या होगा, R टोटल इज इक्वल टू R टोटल के लिए आप इधर से चलना चालू करोगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले R1 प्लस यहाँ पे आने के बाद यहाँ दो भाग में बढ़ते हैं, एक भाग R2 की तरफ जाएगा और एक भाग R3 की तरफ। तो ये चल जाएगा आपका R2 पैरेलल R3। क्लियर। तो आपका जो I1 डैश है, I1 डैश इज इक्वल टू होगा VA डिवाइडेड बाय R टोटल। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, I2 डैश निकालना है। तो I2 डैश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजिंग करंट डिवाइडर रूल। जब आप करंट डिवाइडर रूल यूज करेंगे तो I2 डैश निकलेगा। I2 डैश निकालने के लिए मेन करंट हमारा क्या हो गया है, I1 डैश। ये I1 डैश इस पॉइंट पे आने के बाद इन दो भागों में बढ़ रहा है, मतलब इसमें I2 डैश और I3 डैश। हम I2 डैश को निकालें, I2 डैश इक्वल क्या हो जाएगा, I1 डैश इनटू I2 डैश कहां पे बह रहा है, R2 रेजिस्टेंस पे, और R2 रेजिस्टेंस के पैरेलल करते हैं R3, यहाँ पे क्या आ जाएगा R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। इस प्रकार से आपने I2 डैश निकाल लिया। अब है आपका I3 डैश। I3 डैश क्या था कि I1 डैश इज इक्वल टू क्या था, I2 डैश प्लस I3 डैश। जब आपको I1 डैश और I2 डैश पता है तो I3 डैश कैसे निकलेगा आपका, I1 डैश माइनस I2 डैश। क्लियर। तो मैंने एक सोर्स को कंसीडर करके अपने तीन रेजिस्टेंस में करंट का मान निकाल लिया। उसी प्रकार मैं यहां पर स्टेप 2 कंसीडर करूंगा। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा कि कंसीडर करूंगा वोल्टेज सोर्स VB को और रिमूव करूंगा वोल्टेज सोर्स VA को। यहां पर हो जाएगा कंसीडर वोल्टेज सोर्स VB एंड remove voltage VA by short circuit। अब मैं VB को कंसीडर करूंगा और VA को हटाऊंगा। मैं
आपका सर्किट फिर से रीड्रॉ होगा। VA को हटा देना, शॉर्ट हो गया। सुपरपोजिशन क्या होगा, यदि आपको करंट सोर्स दिया है तो ये और इजी हो जाएगा, फिर आपको इस प्रकार से करंट नहीं निकालना पड़ेगा। वोल्टेज है तो आपको वो करंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है R2, यहाँ पे R3, ये R1। तो इस VB सोर्स के कारण अब जो करंट है वो इस डायरेक्शन से बहेगा। तो यहाँ पे बहने वाली करंट को मैंने I2 डबल डैश, यहाँ I3 डबल डैश और ये I1 डबल डैश नाम देंगे। सेम उसी को फॉलो करेंगे। अब जैसे शुरुआत में हमने यहाँ पे इधर सोर्स था तो इधर के करंट को प्राथमिकता दिया था, उसी प्रकार अब यहाँ सोर्स है तो इधर के करंट को प्राथमिकता देंगे। तो इधर का करंट क्या है I2 डबल डैश, I2 डबल डैश आपको काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के लिए VB अपॉन R टोटल निकालना पड़ेगा। R टोटल हम इधर से कंसीडर करेंगे क्योंकि सोर्स इस तरफ होता है, तो जब आप इधर से कंसीडर करोगे तो R टोटल इज इक्वल्स टू होगा आपका R2 प्लस R1 पैरेलल R। उसी प्रकार हम I1 डबल डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग करंट डिवाइडर रूल। जब आप करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको I1 डबल डैश। अब मेन करंट क्या हो गया है I2 डबल डैश, I2 डबल डैश क्या निकालना है I1 डबल डैश, इस पे R1 पे पैरेलल में कौन है R3, यहाँ पे क्या है R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3। इस प्रकार से आप I2 डबल डैश निकाल लोगे। फिर हम क्या निकालेंगे I3 डबल डैश। I3 डबल डैश कैसे निकलेगा, यहाँ पे I2 डबल डैश इज इक्वल टू क्या है I1 डबल डैश प्लस I3 डबल डैश। I3 डबल डैश इज इक्वल टू क्या होगा I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश। क्योंकि आपको I2 डबल डैश और I1 डबल डैश की वैल्यू पता है, यहाँ पर मेन करंट I2 डबल डैश है, इससे आप I1 डबल डैश को घटाओगे तो आपको I3 डबल डैश मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा तीसरा स्टेप 3 कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट। तो हमने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ब्रांच या रेजिस्टेंस को तो लिया नहीं, हमने तीनों रेजिस्टेंस को कंसीडर किया था। तो हम यहाँ पे जो इक्विवेलेंट करंट है वो तीनों रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे। तो R1 पे कौन सा करंट आ रहा है I1 फॉर्म, क्योंकि हमने इसको I1 डैश I2 डबल डैश माना है। तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू क्या होगा I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जब आपने एक बार सोर्स इधर कंसीडर किया था तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा था, जब सोर्स आपने दूसरी तरफ कंसीडर किया तो इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सोर्स को चेंज करने पे करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा था। इस कारण जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा करंट का, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट या रिजल्टेंट करंट, वो क्या होगा I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I2 I1 डबल डैश। उसी प्रकार I2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, सेकंड स्टेप में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 डैश माइनस I2 डबल डैश। उसी प्रकार I3 इज इक्वल टू क्या होगा I3 डैश प्लस I3 डबल डैश, क्योंकि दोनों कंडीशन में यहाँ पे I3 डैश का मान भी डाउनवर्ड है और I3 डबल डैश का मान भी डाउनवर्ड है, मतलब दोनों स्टेप में दोनों कंडीशन पे आपका जो करंट का डायरेक्शन था वो एक समान था। इस कारण यहाँ पे जो करंट का मान है वो इस प्रकार से होगा।
इस प्रकार से हम सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा जितने भी सोर्स हैं उन सोर्सेस के द्वारा पर्टिकुलर ब्रांच या पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे इंडिविजुअल सोर्स लगाकर इंडिविजुअल करंट निकालते हैं और लास्ट में उसको फाइनली हम इक्विवेलेंट फॉर्म में रिजल्टेंट करंट उस पर्टिकुलर ब्रांच या उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर निकालते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लेते हैं मान लो ये 10 वोल्ट है, VV 20 वोल्ट है, R1 4, R2 4 और R3 4 मान लिया जाए तो जो वैल्यू निकलेगा सबसे पहले R टोटल का मान, R टोटल इक्वल क्या होगा R1 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस समान 4 है तो हो जाएगा 4 into 4 60 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 8 मतलब 60 डिवाइडेड बाई 8 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 ओम। 6 ओम यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 5/3 एम्पीयर। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 5/3 into 4 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाई 24 10/12 5/6 5/6 एम्पीयर। और जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे ये कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 5/6 इसका मान कितना आएगा 3 एलसीएम 6 आएगा तो हो जाएगा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 5/6 ये हो जाएगा आपका I3 डैश का मान 5/6 एम्पीयर। उसी प्रकार जब हम यहाँ का देखेंगे तो R टोटल इक्वल टू 6C आएगा 6 so I3 डबल डैश का मान क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई 6 क्योंकि VB का मान 20 है ये हो जाएगा आपका 10/3 एम्पीयर। इसी प्रकार I1 डबल डैश क्या हो जाएगा 10/3 into 4 डिवाइडेड बाई 8 ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 24 मतलब 20/12 10/6 5/3 एम्पीयर। और जब यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा 10/3 माइनस 5/3 ये हो जाएगा 5/3 एम्पीयर 5/3 एम्पीयर। और जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो I1 डैश का मान कितना आ रहा है आपका 5/3 और I1 डबल डैश का मान कितना आ रहा है 5/3 माइनस 5/3 ये कैंसिल मतलब 0 एम्पीयर। उसी प्रकार I2 डैश का मान कितना आ रहा है आपका 5/6 और I2 डबल डैश का मान कितना आ रहा है आपका 10/3 20 माइनस 15/6 माइनस 15/6 और I3 डैश का मान कितना आ रहा है 5/6 प्लस 5/3 तो ये हो जाएगा 6 5 के 10 5 15/6 इतना मान I1 I2 और I3 का आएगा। क्लियर है? एक बार आप देख लीजिए समझ लीजिए। अब इसके बेस पे मैं आपको एक वेरिएबल सॉल्व करके बताता हूँ कि सुपरपोजिशन किस प्रकार से हम किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में करें तो फाइंड आउट करते हैं।
मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, मैं आपको बेसिक फॉर्म में बताता हूँ। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करके बताऊंगा। तो फाइंड द करंट इन 4 ओम। हम इस 4 ओम के रेजिस्टेंस पे करंट को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले भाई स्टेप 1, कंसीडर voltage source, remove current source। तो करंट सोर्स को हम ओपन करके बताएंगे तो ये ओपन हो जाएगा बाय ओपन। मैं इसको आपको अगले क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके बुक्स में होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको भी आप सॉल्व कीजिए। यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताइए, हम इसे सॉल्व करेंगे। और ये आपके 3 थ्योरम है, एक थ्योरम और बचा है इस चैप्टर का, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको अगला चैप्टर जो है हमारा वो एसी बेस्ड है। अभी तक हम जो भी देख रहे थे वो डीसी सर्किट पे पढ़ रहे थे। अगले चैप्टर में हम एसी सर्किट में पढ़ेंगे। एसी सर्किट में 2 एलिमेंट्स और बढ़ जाते हैं रेजिस्टेंस के अलावा, जिनका नाम है इंडक्टर, जिसे हम एल से शो करते हैं, और दूसरा है कैपेसिटर, जिसे हम सी के द्वारा शो करते हैं। इंडक्टर को हिंदी में प्रेरक और कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र कहा जाता है। ये चीजें आप अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने देखा होगा या आपको जो ट्रिपल ई पढ़ाया जाता है उसमें भी आप देखते हैं। तो एसी सर्किट में आपके जो अल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज सोर्स हैं उनके साथ किसी भी सर्किट में आपका करंट और वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर भी लगा होता है। तो अगली क्लास में हम अपने एसी सर्किट के बारे में देखेंगे, सिंगल फेज एसी सर्किट। आज के लिए इतने, आप लोग न्यूमेरिकल बना के देखिए। अगले क्लास में इसका एक न्यूमेरिकल और सुपरपोजिशन के थ्योरम का एक न्यूमेरिकल और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का डेरिवेशन बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद अगली क्लास में हम अपना अल्टरनेटिव सर्किट या एसी सर्किट सिंगल फेज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।